आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चुंबकीय फ्लक्स। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ बातों को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने करंट यानी विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। तो उसकी परिभाषा थी कि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो मान लीजिए हम पानी की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप से इधर से पानी आ रहा है और इधर से निकल के जा रहा है। तो अगर इसी की जगह करंट होती यानी धारा होती तो हम इसे बोलते कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा के बारे में पता चला, लेकिन फ्लक्स क्या है? अगर हम फ्लक्स की बात करें तो आखिर फ्लक्स किसे कहेंगे? तो जब हम फ्लक्स की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से प्रति सेकंड कितने आवेशित कण निकल रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। या पानी की बात करें तो पानी का प्रवाह मान लीजिए नल है और इससे पानी का प्रवाह हो रहा है, तो किस दर से पानी जा रहा है, यानी प्रति सेकंड कितना पानी निकल के जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पानी के प्रवाह की दर। और प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है, तो ये हो जाएगा विद्युत धारा। प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हो जाएगा विद्युत धारा। लेकिन अगर हम किसी पृष्ठ की बात करें कि इस पृष्ठ से कितना जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोल देंगे। तो ये मोटी मोटी बात हमको समझ में आई है। अब देखिए जो लिखा गया है इसको पढ़ेंगे और पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि फैराडे की विशाल अंतर्दृष्टि के कारण वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर उनके द्वारा किए गए प्रयोगों की श्रृंखला की व्याख्या करने वाले एक सरल गणितीय संबंध की खोज करना संभव हुआ। तो फैराडे की बुद्धिमत्ता यानी अंतर्दृष्टि यानी बहुत बुद्धिमानी का प्रतीक है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर उनके द्वारा किए गए प्रयोगों की श्रृंखला की व्याख्या करने वाले एक सरल गणितीय संबंध की खोज करना संभव हो पाया। कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो हम लोग व्याख्या कर रहे हैं तो उनमें जो चीज़ें ली गई हैं उनका आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में हमको खोज करना संभव हुआ। किसके बुद्धिमानी के कारण? फैराडे की अंतर्दृष्टि यानी दूरगामी सोच के कारण। तथापि इसके पहले कि हम वो नियम बताएं तथा उसकी प्रशंसा में हम कुछ कहें, हमें चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी की अवधारणा से परिचित हो जाना आवश्यक है। तो हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम हैं उनके बारे में बताएं, उससे पहले हमें चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो चुंबकीय फ्लक्स को एक चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है, जो यहाँ पर चिन्ह बना इसको फाई बोलते हैं। और ये जो बी लिखा जा रहा है, बी का मतलब है चुंबकत्व से संबंध। तो फाई बी से हम चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाएंगे। अगर वैद्युत फ्लक्स होता तो फाई से दर्शाते, तो बी का मतलब चुंबकीय फ्लक्स है। अब आगे देखिए कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स को भी ठीक उसी प्रकार परिभाषित किया जाता है जिस प्रकार विद्युतीय फ्लक्स को अध्याय 1 में परिभाषित किया गया। तो जैसे हम विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करते हैं वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स को भी परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिगर बना हुआ है, इस फिगर को समझेंगे तो यहाँ पर देखिए ये तीर जैसी संरचना बनाई गई है जो कि चुंबकीय रेखाएं हैं।
बी यहाँ लिखा हुआ है। तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं या चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय रेखाएं दर्शाई गई हैं। यहाँ पर एक पृष्ठ दिखाया गया है और ये पृष्ठ सीधा इस तरह खड़ा हुआ है, इसमें पेपर में दिखाई नहीं दे रहा, और ये दिखा रहा है कि ये पृष्ठ का जो यहाँ पर अगर पेन खड़ा कर दिया जाए 90 डिग्री पर, तो वो क्षेत्रफल पूरा ये ए से दिखाई दे रहा है कि क्षेत्रफल लंबवत है जिधर ये तीर लगाया गया है, लेकिन इसके क्षेत्रफल से यानी अभिलंबवत जो इसका क्षेत्रफल है, इससे थीटा कोण पर चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है थीटा एंगल पर। इस बात को समझना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल ए वाले समतल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, जैसा चित्र 6.4 में दिखाया गया है, रखा जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसमें अगर हम ये क्षेत्रफल ए वाले किसी प्लेट को या समतल को रखते हैं, तो हम चुंबकीय फ्लक्स को कैसे दर्शाएंगे? फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, या बड़े अक्षरों में लिखें तो बी ए, क्योंकि जब बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो ये मानेंगे कि ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और बी डॉट ए का परिणाम क्या होता है, बी ए cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये थीटा एंगल है, तो इसे हम बी ए cos थीटा भी लिख सकते हैं, जैसा हम वेक्टर वाले चैप्टर यानी सदिश वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ पर थीटा बी तथा ए के बीच का कोण है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा ये यहाँ पर फाई बी इक्वल टू बी ए यानी बी ए cos थीटा है, ये फार्मूला निकल करके हमारा आ गया। बी ए cos थीटा, इसको बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं ऐसे। अब इसे हमें ध्यान देना है कि जो थीटा है, ये जो समतल प्लेट है, इसका जो क्षेत्रफल है, और ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण है। अब देखिए, एक सदिश राशि के रूप में क्षेत्रफल की अवधारणा का विवेचन पहले ही अध्याय 1 में किया जा चुका है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को समझना है कि जो क्षेत्रफल है यहाँ पर उसे एक सदिश के रूप में लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ए को मोटे अक्षरों में लिखा गया है। ध्यान देना है इसको। दिशा जिसकी भी होगी उसको हम सदिश बोलते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की एक निश्चित दिशा है, इस मतलब अभिलंबवत है, जो ये प्लेट है इसके अभिलंबवत क्षेत्रफल को लिया गया है, इसलिए इसे हम सदिश मान रहे हैं। कह रहा समीकरण 6.1 को वक्र पृष्ठों एवं असमान क्षेत्रों के लिए विस्तारित किया जा सकता है। तो ये जो हमारा समीकरण 6.1 है जो यहाँ पर आया है, तो इसको हम कोई कर्व्ड सरफेस हो यानी घुमावदार हो तो उनके लिए भी विस्तारित किया जा सकता है, यानी इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। कह रहा है यदि चित्र 6.5 में दर्शाए अनुसार किसी सतह के विभिन्न भागों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशाएं भिन्न भिन्न हो तो सतह से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम इंग्लिश वाली बुक में इस पृष्ठ को अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पृष्ठ इस तरह से बना हुआ है, और अगर चुंबकीय रेखाएं इस तरह से जाएं तो इनकी सबकी देखिए दिशा बदल जा रही है, और ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है, छोटा मतलब इतना काटा गया है, तो इसलिए डी या डेल्टा लिखा जाता है, और ए आई दिखाया गया है। आई का मतलब इनिशियल मान सकते हैं, बी का मतलब इनिशियल मान सकते हैं, बाकी अगर कोई
आगे चर्चा होगी तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो उसी को कह रहा है कि तब फाई बी क्या होगा। अब देखिए ये अलग अलग स्थिति बन जाएगी। अब छोटे छोटे प्रश्न मानेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे। तो अगर हमें टोटल पूरा फ्लक्स निकालना है तो फिर छोटे छोटे प्रश्नों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए जोड़ दिया, फाई बी इक्वल टू बी आई डॉट डी ए आई या डेल्टा कह सकते हैं, ये पहले वाला, प्लस B2 डॉट DA2 प्लस डॉट 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 करके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जितनी जगह हम ये छोटे छोटे सर्विस मानेंगे। और अगर इन्हीं को एक रूप में लिखना है तो ये चिन्ह लगाया जाता है समेसन वाला। यहाँ पर देखिए आल लिखा हुआ है, यानी इसको हम मान लेंगे इस चिन्ह को कि ये पूरे को इकट्ठा लिखने के लिए लगाया जाता है। तो पूरे का BI डॉट DAI, जैसे एक है वैसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये पूरे को अगर इकट्ठा लिखना हो तो ये चिन्ह लगा देते हैं। तो ये बात समझ में आई। सभी या आल कह रहा है, यहाँ सभी का अर्थ है कि सतह के सभी सूक्ष्म क्षेत्र अवयवों DAI के लिए योग तथा BI क्षेत्र अवयव DAI पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हैं अलग अलग पृष्ठों के, सबके लिए ये एक साथ लिख दिया गया है। अब देखिए कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। इसे टेस्ला वर्ग मीटर या T मीटर स्क्वायर द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चुंबकीय फ्लक्स का सदिश मात्रक क्या है, वेबर है, और इसे टेस्ला वर्ग मीटर से भी दर्शाते हैं। टेस्ला हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है और दूरी का ये मीटर है, और इसका चूंकि स्क्वायर हुआ है क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर लिखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, इस बात को ध्यान देना है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। अब देखिए फैराडे के प्रेरण के नियम आ जाते हैं। तो फैराडे के प्रेरण के नियम के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अंग्रेजी में देखिए इसे बोलेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, यानी फैराडे का प्रेरण का नियम। तो फैराडे का प्रेरण का नियम क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है तब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने पीछे हम प्रैक्टिकल देखे जिसमें बीच की दूरी में परिवर्तन हो रहा था, या हम स्विच ऑन ऑफ कर रहे थे तो करंट में परिवर्तन हो रहा था, या कुंडली के पास जो मैग्नेट ला रहे थे तो मैग्नेट की दूरी में परिवर्तन हो रहा था, या एक कुंडली बिना आवेश वाली थी दूसरी में धारा प्रवाहित की जा रही थी और उसको पास दूर किया जा रहा था। तो इन सब में जो है दूसरी अनावेशित कुंडली में विद्युत धारा का विक्षेप क्यों दिख रहा था, तो वो क्यों था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। अब एक गूढ़ रहस्य निकल करके आया कि ऐसा क्यों हो रहा था कि चुंबकीय सुई में वो गैल्वेनोमीटर की सुई में परिवर्तन हो रहा था, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। ये बात निकल करके सामने आई है। अब देखिए जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है तब क्या होता है कि कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत या आवेश के चलाने के लिए एक बल लगता है। जैसे कोई चीज़ रखी हो उसको बल लगा के हम हटा दें, तो ऐसे ही बल लगा करके आवेश को हटाने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो जब कुंडली में बार बार परिवर्तन हो रहा था स्थिति में, तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा था यानी सापेक्ष गति हो रही थी, तो उस समय क्या हो रहा था, फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा था, और वो फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन विद्युत वाहक बल को प्रेरित कर रहा था।
अनुभाग 6.2 में चर्चित प्रायोगिक प्रेक्षणों की इस अवधारणा का उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं। तो अनुभाग 6.2 जो है उसमें जो प्रयोग हम लोगों ने किया उसको यहाँ पर व्याख्या द्वारा बता सकते हैं। तो पहले उन फिगर को निकालते हैं और फिर हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6.1 में क्या है, कह रहा है व्हेन द बार मैग्नेट इज पुश्ड टूवर्ड द कॉइल द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर जी डिफ्लेक्ट्स। यानी जब हम इस चुंबक को, बार मैग्नेट जिसे दंड चुंबक कहते हैं, इसको इस कॉइल के पास दूर ले जाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रयोग 6.1 में कुंडली C1 की ओर अथवा इससे दूर चुंबक की गति तथा प्रयोग 6.2 में कुंडली C1 की ओर अथवा इससे दूर एक धारावाहक कुंडली C2 की गति, कुंडली C1 की ओर अथवा इससे दूर एक धारावाहक कुंडली C2 की गति कुंडली C1 से संबंध चुंबकीय फ्लक्स को प्रेरित करती है। तो दो हमने देखा कि या तो ये चुंबक में परिवर्तन हो या फिर ये दूसरे वाले प्रैक्टिकल में ये जो कुंडली है C2 इसको पास दूर ले जाया जाए तो ये क्या करती है, चुंबकीय फ्लक्स को प्रेरित करती है। तो वही कह रहा है C2 कुंडली C1 से संबंध चुंबकीय फ्लक्स को प्रेरित करती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से कुंडली C1 में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो अब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से कुंडली C1 में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली C1 तथा धारा मापी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो समझ में आ गया कि जब हम इसको पास दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, और इसी विद्युत वाहक बल के कारण इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित शब्द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी विद्युत धारा की प्रेरणा से इसमें उत्पन्न हुई है और इसी कारण से ये गैल्वेनोमीटर के सुई में डिफ्लेक्शन या परिवर्तन होता है। प्रयोग 6.3 में किए गए प्रेक्षणों का एक युक्त स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है। तो पहले प्रयोग 6.3 देखते हैं। ये 6.3 प्रयोग है जिसमें ये C1 कुंडली है और ये C2 कुंडली है। इसमें स्विच को ऑन ऑफ किया जाता है। तो जब ऑन करेंगे तब थोड़े से डिफ्लेक्शन होगा इस सुई में, जब ऑफ करेंगे तब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, बीच में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होना जरूरी है। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स एक जैसा रहेगा, तब तक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान देना। तो वही कह रहा है कि प्रयोग 6.3 में किए गए प्रेक्षणों का एक युक्त स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है। जब दाब कुंजी को दबाते हैं तो कुंडली C2 में विद्युत धारा तथा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अल्प समय में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिए कि 6.3 प्रयोग में क्या है कि जब हम कुंजी को दबाते हैं यानी स्विच को दबाते हैं तो कुंडली C2 में विद्युत धारा अल्प समय में शून्य से अधिकतम तक बढ़ती है। तो ध्यान दीजिए जैसे ये बटन दबाए तो इस C2 कुंडली में धारा पहले 0 थी जब ये स्विच ऑफ था, और जैसे ऑन किए तो अचानक बड़ी तेज़ी से इसमें प्रवाहित होती है और बढ़ती है। तो जब अचानक बढ़ती है तो क्या होता है कि परिणाम स्वरूप समीपस्थ कुंडली C1 में भी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। तो होता क्या है कि ये C1 कुंडली है, इसमें भी इस स्विच को दबाने पर अचानक जब विद्युत धारा में ऊपर बढ़ाव होता है तो इसमें भी फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। कुंडली C1 में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के इस परिवर्तन के कारण कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये C1 जो कुंडली है ये वाली, इसमें अचानक प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स के इस परिवर्तन के कारण कुंडली C1 में, अब चूंकि इसके कारण इसमें उत्पन्न हो रहा है इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहा है।
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब कुंजी को दबा कर रखा जाता है तो कुंडली C2 में धारा स्थिर रहती है। अब जब कुंजी को दबा कर रहेंगे तो लगातार एक निश्चित एक समान तौर पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी फ्लक्स में तब परिवर्तन नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि जब कुंजी को दबा कर रखा जाता है तो कुंडली C2 में धारा स्थिर रहती है, इसलिए कुंडली C1 में चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा कुंडली C1 में धारा शून्य हो जाती है। तो जब इसको हम दबा कर रखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा। जब प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स तो रहेगा लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा और धारा शून्य रहेगी। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि जब कुंडली को छोड़ते हैं तो कुंडली C2 में विद्युत धारा तथा इनके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्प समय में अधिकतम मान से घटकर शून्य हो जाता है। यानी जब स्विच को ऑफ किया जाता है, जैसे पंखा को चला दिया फिर उसको बंद किया, तो जब बंद करेंगे तो क्या होगा कि विद्युत धारा अधिकतम मान से एकदम न्यूनतम पे आ जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी धीरे धीरे। तो वही कह रहा है कि इसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्प समय में अधिकतम मान से घटकर शून्य हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली C1 में चुंबकीय फ्लक्स घटता है और इस कारण कुंडली C1 में पुनः प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जैसे इस स्विच को ऑफ करेंगे वैसे इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फिर इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि धारा का मान अचानक घट करके जीरो होगा। तो जैसे इसमें प्रेरित फ्लक्स उत्पन्न होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो वही कह रहा है कि इन सभी प्रेक्षणों में एक सर्वनिष्ठ बात यह है कि किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये मोटी मोटी बात निकल करके आई। तो किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये मोटी मोटी भाषा में बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। प्रेरित विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न हो रहा था तो उसके कारण धारा उत्पन्न हो रही थी। तो इस बात को हमें समझना है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली C1 में धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स नहीं शब्द यूज करेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो चुंबकीय फ्लक्स C1 में उत्पन्न होगा C2 में, उसके कारण C1 में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण चुंबकीय विद्युत धारा उत्पन्न होगी। फैराडे ने प्रायोगिक प्रेक्षणों को एक नियम के रूप में व्यक्त किया, जिसे फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। इसे ही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इन नियम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। तो अब इन्हीं नियमों को हम नीचे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो अब देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि जो हमारा ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है वह चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसी के कारण विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होगा। अब देखिए, यहाँ पर गणितीय रूप में प्रेरित विद्युत धारा
बल को एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपान डी टी से व्यक्त करते हैं। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, वैसे बॉक्स में बंद कर देंगे। एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपान डी टी, थोड़ा बड़ा होता है तो डेल्टा लिखते हैं, छोटा ज़्यादा है तो डी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह एप्सिलॉन की दिशा तथा परिणामतः बंद लूप में धारा की दिशा व्यक्त करता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो ऋण चिन्ह है ये हमारा बंद लूप में धारा की दिशा व्यक्त करता है। ये ऋण चिन्ह की दिशा, एप्सिलॉन की दिशा तथा परिणामतः बंद लूप में धारा की दिशा व्यक्त करता है ये हमारा ऋण चिन्ह। इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले अनुच्छेद में करेंगे, इसको और विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है पास पास लपेटे हुए एन फेरों वाली किसी कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स में एक समान परिवर्तन होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर पास पास कोई कुंडली हो मान लीजिए और उसमें फेरे लपेटे गए हों, मान लीजिए एक कुंडली है इस तरह से और इसमें ऐसे ऐसे फेरे लपेटे गए हैं, फेरों की संख्या n है, n फेरे हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक फेरे से संबंध फ्लक्स में एक समान परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि किसी फेरे में अलग हो किसी फेरे में अलग हो, सारे फेरों में परिवर्तन एक समान होता है। इसलिए कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सिंपल एक तार के लिए हो गया, लेकिन अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पर n भी जोड़ देंगे, तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तब हमारा फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपान डी टी। तो ये फार्मूले को याद करिए। अब देखिए कह रहा है कि बंद कुंडली में फेरों की संख्या n बढ़ाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल को बढ़ाया जा सकता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिए। जाहिर सी बात है कि ये विद्युत वाहक बल है, अगर तो n बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो फेरों की संख्या बढ़ा करके हम विद्युत वाहक बल को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि समीकरण 6.1 तथा 6.2 में से हमें ज्ञात होता है कि फ्लक्स में परिवर्तन B, A तथा थीटा में से किसी एक या अधिक पदों को बदल कर किया जा सकता है। तो जैसा कि फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा था, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें फ्लक्स में परिवर्तन करना है तो B या A तथा थीटा में से किसी एक या अधिक पदों को बदल कर किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से किसी को भी बदलेंगे या एक को बदलें या एक से ज़्यादा को बदलें, तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। अनुच्छेद 6.2 के प्रयोगों 6.1 तथा 6.2 में फ्लक्स को B में परिवर्तन करके बदला जा सकता है। अब फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा अगर है तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्स को बदलना है तो B में परिवर्तन करेंगे तो बदल जाएगा। ऊपर फार्मूला ही पढ़ चुके हैं। ये देखिए फार्मूला फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए cos थीटा, तो B बदलें या ए बदलें या थीटा बदलें, फाई यानी फ्लक्स का मान बदल जाएगा। तो अब आगे कह रहा है कि फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में इसी कुंडली के आकार में परिवर्तन करके, जैसे इसे सिकोड़ कर या खींच कर, या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घूर्णन कराकर कि B तथा A के बीच में कोण थीटा बदल जाए भी किया जा सकता है। इन अवस्थाओं में भी क्रमानुसार कुंडलियों में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो देखिए हम यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो B A या थीटा को बदल देगा, वो सारे परिवर्तन
हमारे फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा होता है। तो बी बदल दें या ए बदल दें, या फिर थीटा यानी कुंडली की स्थिति बदल दें, सिकोड़ दें कुंडली को या फैला दें, सिकोड़ देंगे तो ए बदल जाएगा, फैला देंगे तो ए बदल जाएगा। ये सब करके हम फ्लक्स को बदल सकते हैं, और फ्लक्स बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। मोटी मोटी भाषा में ये बात निकल करके सामने आ गई। अब देखें यहाँ पर कुछ उदाहरण आ गए हैं जो अभी हमने पढ़ा है, तो इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।